देखो अब हम पढ़ेंगे उच्चारण के स्थान के आधार पर व्यंजन के भेद। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भूमिका में बताया था, उच्चारण स्थान किसको बोलते हैं? हमारे मुख के अंदर अलग अलग स्थान होते हैं, उसी को उच्चारण स्थान बोला जाता है और उसके आधार पर व्यंजन के भेद किए जाते हैं। आपको तो पता ही होगा व्यंजन क्या होते हैं। क वर्ग क ख ग घ ड़ च छ ज झ न। बेटा अपना माइक ऑफ कर लो जिसका भी होना है। ठीक है। त थ द ध न, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। ठीक है। ये सारे क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, इस तरह से ये सारे व्यंजन होते हैं। तो इन व्यंजनों का जो है भेद किया जाता है किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर। जैसे प है, प कैसे बोलते हैं? हम अपने होठों से बोलते हैं। जब हम दोनों होठों को मिलाते हैं तो प की ध्वनि आती है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? होठ क्या हो गए हमारे? उच्चारण स्थान। ठीक है। और प क्या हो गया? व्यंजन। तो उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के भेद किए जाते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे, मैंने आपको हेडिंग समझाई है कि उच्चारण स्थान होता क्या है। आगे चलते हैं। देखो, उच्चारण के लिए वायु को रोककर या उसे कई प्रकार से विकृत करके, विकृत मतलब घुमा फिरा के, ठीक है, यह कार्य किया जाता है। क्या कार्य किया जाता है? व्यंजन को बोला जाता है। वायु को मुख में रोककर या उसे किसी अन्य प्रकार से विकृत करने की इस क्रिया को प्रयत्न बोला जाता है। प्रयत्न, प्रयत्न क्या होता है? प्रयत्न का मतलब क्या होता है? वैसे प्रयत्न का मतलब होता है कोशिश करना। यहाँ पर प्रयत्न का मतलब है जब हम व्यंजनों को बोलते हैं अपने मुख से और जीभ की जो स्थिति है या होठों की जो स्थिति है वो विकृत होती है। विकृत का मतलब होता है कि हम उसको, देखो वैसे तो विकृत का मतलब होता है खराब, विकृत हो गया, लेकिन यहाँ पर विकृत का मतलब है कि जैसे हम जीभ है, जीभ की जो स्थिति है सीधी है, उसकी स्थिति जब हम ऊपर लगाते हैं जीभ, नीचे लगाते हैं, र को बोलने में जो है जीभ को हम एक स्थान पे रख के उसको कंपन देते हैं। इसी तरह से होठों की स्थिति है। तो ये हो गया विकृत करना। ठीक है। यानी जो उसका अपना आकार है उससे जो है अलग उसको आकार देना, उसको विकृत बोलेंगे। तो ये जो विकृत करने की जो क्रिया है, विकृत करने की क्रिया, ठीक है, उसको जो है प्रयत्न बोला जाता है। तो विकृत और प्रयत्न ये दो आपको कीवर्ड याद रखने हैं उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के भेद में। ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो बिल्कुल सिंपल है। आगे तो ये देखो बेटा, प्रयत्न की प्रकृति, ये प्रयत्न के आधार पर जो है व्यंजन के भेद किए गए हैं। देखो कौन कौन से। नंबर 1, हमने प्रयत्न की बात की है। प्रयत्न का मतलब है कि जो है विकृत करके, अपने मुख के अंदर जो अंग है उनको विकृत करके जब बोलने का प्रयास किया जाता है कोई व्यंजन, तो इसको प्रयत्न बोला जाता है। तो प्रयत्न की प्रकृति के आधार पर होता है पहला वर्गीकरण। दूसरा, श्वास की मात्रा के आधार पर। तीसरा, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर प्रयत्न किया जाता है। तो 3 आधार हैं प्रयत्न के, कि इन 3 आधारों पर जो है प्रयत्न किया जाता है, प्रयास किया जाता है व्यंजनों को बोलने का। तो नंबर 1 जो हमारा हो गया, देखो, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के भेद। इसको आप लिखोगे यहाँ ऊपर हेडिंग में, नंबर 1 प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर हो गया, आधार पर लिख लेना यहाँ पे। दूसरा है अवरोध की स्थिति के आधार पर। अवरोध मैंने बताया था ऊपर, अवरोध का मतलब होता है रुकावट। अवरोध की या अवरोध के आधार पर। ये ग्राफ बना लो बच्चे, इसको ऊपर लिखो, इसको ऊपर लिखो और इसके ये दो वो बना लो।
ठीक है, आगे चलो। देखो अगला है अवरोध की स्थिति के आधार पर या अवरोध की प्रकृति के आधार पर। अवरोध की प्रकृति की भिन्नता के अनुसार व्यंजनों के मुख्य 3 भेद किए गए हैं। कौन कौन से? स्पर्शी, अंतस्थ एवं ऊष्म। ठीक है, तो अवरोध की प्रकृति जो मैंने ऊपर ग्राफ बनाया है वहां पर स्पर्शी, अंतस्थ, ऊष्म ये डालोगे। देखो यहाँ पे जो है स्पर्शी, इसके 3 भेद हैं, स्पर्शी, अंतस्थ और ऊष्म, ये 3 भेद हो गए। और जो ये ग्राफ हमने जो बनाया था, अरे क्या हो गया इसमें, देखो ये प्रयत्न के आधार पर कितने थे? 3 प्रकार के प्रयत्न यहाँ पर दिखाए गए थे। कौन कौन से थे वो 3? मैं यहाँ पर लिखूंगी नहीं क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है बेटा, ये मैं आपको बताती हूँ कैसे। 3 आधार थे इसके। कौन से थे 3 आधार? जो यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये प्रकृति के आधार पर, मात्रा के आधार पर, स्वतंत्रियों के कंपन के आधार पर। तो इस तरह से ये आपका ऐसे ग्राफ बन जाएगा। बना लोगे ना? समझ आ गया कैसे? देखो सबसे ऊपर लिखोगे उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के भेद। नंबर 1, देखो मैं ब्लैक पेन से लिख देती हूँ। नंबर 1 प्रयत्न के आधार पर। नंबर 2 अवरोध की स्थिति के आधार पर। फिर प्रयत्न के आधार पर लिख के उसमें नीचे 3 हेडिंग डालोगे। कौन कौन सी 3 हेडिंग डालोगे? नंबर 1 प्रकृति, प्रकृति, श्वास की मात्रा, प्रयत्न की प्रकृति नंबर 1। एक मिनट बेटा, हाँ नंबर 1 डालोगे आप प्रयत्न की प्रकृति, नंबर 1 यहाँ पे, नंबर 2 ये और नंबर 3 ये। ठीक है, इसी तरह से जब अवरोध की बात आएगी तो 3 हेडिंग डालोगे। नंबर 1 ये स्पर्श, दूसरा अंतस्थ और तीसरा ऊष्म। समझ गए? 3 पार्ट हो गए हैं, पहले के भी 3 पार्ट, दूसरे के भी 3 पार्ट। इस तरह से समझ गए ना? इस तरह से देखो एक शीट पे आपका पूरा ग्राफ आ जाएगा, ये पूरा रेखा चित्र आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? ओके, अब हम पढ़ेंगे जो अवरोध की स्थिति है उसमें 3 जो पार्ट किए गए हैं, स्पर्शी, अंतस्थ और ऊष्म, वो क्या होते हैं? स्पर्शी, जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय कोई उच्चारण अवयव यानी जीवा, जीवा मतलब जीभ आदि किसी उच्चारण स्थल को स्पर्श करते हुए क्षण भर के लिए मुख विवर में वायु के मार्ग को अवरोधित, देखो क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि अवरोधित, अवरोधन के आधार पर, ठीक है, यानी रुकावट के आधार पर। तो यहाँ पर क्या है? क्षण भर के लिए यानी थोड़ी सी देर के लिए जो हवा है वो मुख में रुक जाती है और वो फिर बाहर आती है, तो उसको स्पर्शी व्यंजन बोला जाता है। आगे एग्जाम्पल, ये देखो बेटा, क वर्ग, क वर्ग में क ख ग घ, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया, ये सारे कौन से हैं? स्पर्शी। ठीक है, इनमें से कोई भी एक लाइन उठा के लिख लेना। ना समझ आए तो वो ग्राफ जो मैंने बताया ना वो जरूर आपको बनाना है। ठीक है, उसके नीचे भी लिख सकते हो स्पर्शी, जब आप लिखोगे ना स्पर्शी, स्पर्शी के नीचे लिख सकते हो क ख ग घ ढ, ऐसे उदाहरण के तौर पर। सब कुछ एक ग्राफ में ही क्लियर हो जाएगा। दूसरा है बेटा संघर्षी, जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट दिखाई दे रहा है, संघर्ष का मतलब संघर्ष करना। तो यहाँ पे क्या होता होगा? जब हम उच्चारण करते होंगे तो हवा जो है मुंह के अंदर संघर्ष करती हुई बाहर आती है। ये देखिए यहाँ पे वायु, हवा घर्षण या संघर्ष करती हुई बाहर की ओर निकलती है, तो उनको संघर्षी बोला जाता है। नंबर, ये देखो उदाहरण के लिए, ये श देखिए उसमें हवा बाहर निकल रही है ना, अंदर संघर्ष करते हुए। श बोलो जरा, स, ह, फ, निकल रही है ना हवा बाहर संघर्ष करके, तो इनको संघर्षी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट स्पर्श संघर्षी, ये हम कर रहे हैं अवरोधन के आधार पर। तो अवरोधन के आधार पर तीसरा पार्ट है हमारा, तीसरा भाग है स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी इसमें दोनों ही होते हैं, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो भी
और जो संघर्षी होते हैं वो भी। देखो दोनों का ही नाम आ रहा है ना, स्पर्श का भी और संघर्षी का भी, तो स्पर्श संघर्षी तीसरा है। और इसमें क्या है, उच्चारण अवयव उच्चारण स्थान को स्पर्श करने के बाद दूर हटते हैं, किंतु फिर भी इतने निकट रह जाते हैं कि वायु घर्षण करती हुई यानी रगड़ खाती हुई मुख से बाहर निकल पाती है। जैसे च, छ, ज, झ, ण। ठीक है, इनमें जो है ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, 4 ही हैं ये। नेक्स्ट है ऊष्म। ऊष्म का मतलब होता है गर्म। ऊष्म का मतलब होता है गर्म, गर्म हवा। यानी कि जब हम मुख के अंदर कोई व्यंजन बोलते हैं तो हमारे जो मुख के अंदर जो वायु है वो टकरा के यानी घर्षण करके जो है वो वायु गर्म हो जाती है, तो उनको हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। श, 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 ह। ठीक है, ये देखो रिपीट भी हो रहा है ये पहले वाला, तो ये ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट है अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन होते हैं, उच्चारण के समय जिह्वा, तालु, दांत, होठ निकट तो आते हैं किंतु उनमें कहीं भी स्पर्श नहीं होता। जैसे या में कोई स्पर्श हो रहा है? नहीं हो रहा। ना दांत पे जीभ लग रही, ना दांत पे लग रही, ना होठ पे लग रही। या, र, ल, व, ये 4 व्यंजन है, इनमें मतलब क्या होता है, स्पर्श नहीं होता है। नेक्स्ट अर्धस्वर जो है 2 माने गए हैं, य और व। ये देखिए अर्धस्वर का मतलब है आधे स्वर और आधे व्यंजन। स्वरों के उच्चारण की तुलना में अधिक ऊपर की ओर उठते किंतु इतनी ऊपर तक नहीं पहुंच पाती कि वायु मार्ग अवरुद्ध कर सके, क्योंकि इनमें वायु मार्ग रुकता नहीं है। अवरुद्ध का मतलब होता है कि रुकता नहीं है, इसीलिए इनको अर्धस्वर बोला गया है। लुंठित। लुंठित क्या होता है? पलटना एक तरह से। जैसे र में क्या होता है? र में जो जीभ है हमारी पलटती है ना, र, तो र जो है लुंठित। लुंठित मतलब एकदम रुक के पलटना, पुनः पुनः आगे और पीछे की ओर जीभ का आना जाना। र में आगे पीछे की तरफ जीभ जाती है, पलटती है, तो इसको जो है लुंठित व्यंजन बोला जाता है। पार्श्विक मतलब देखो, पार्श्विक मतलब जब किनारों से हवा निकलती है, जैसे ला किनारे मतलब या बगल से हवा निकलती है, तब उसको पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। उत्सिक्त व्यंजन वे होते हैं जब मूर्धा को स्पर्श करते हैं। जीवा, जैसे देखो जीवा ऊपर की ओर उठती है, ड़, ढ, ये जब ऊपर की ओर जिस भाग को टकरा रही है ना बेटा, उसको मूर्धा बोलते हैं। मूर्धा किसको बोलते हैं? ड़, ढ, जहां जीभ ऊपर की, बोलो ड़, ढ बोलो, ढ। तो जीभ जो है ऊपर जो जीभ टकराई है उसको मूर्धा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मूर्धा। ठीक है, और एक झटके से नीचे की तरफ आती है, टकरा के नीचे की तरफ आती है, तो उनको उत्सिप्त व्यंजन बोलते हैं। इसमें ड, ढ है। तो ये आपके कुछ हो गए हैं ये कंप्लीट। ठीक है, आगे है प्राणत्व के आधार पर। देखो ये बीच में से आप नोट कर सकते हो एज ए नोट्स। प्राणत्व के आधार पर देखो, प्राणत्व, प्राण का मतलब मैंने बताया था हवा। ठीक है, जब तक हमारे में प्राण है हम जीवित हैं, जब हमारे में प्राण नहीं रहेंगे तो हम मर जाएंगे। तो इसके आधार पर जो है, प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद किए गए हैं। नंबर 1 अल्प प्राण, पूरा कर लेना इसको, और महाप्राण। ठीक है, ये प्राणत्व के आधार पर है। दूसरा है, देखो अल्प प्राण तथा कुछ महाप्राण होते हैं। अल्प, अल्प का मतलब होता है कम। अल्प का क्या मतलब होता है? कम। और महा का मतलब होता है ज्यादा। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम मात्रा में हवा निकलती है उनको अल्प प्राण बोलते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा जो है ज्यादा मात्रा में निकलती है उनको महाप्राण बोलते हैं। सिंपल है, सिंपल है बेटा। ठीक है, अल्प प्राण यहाँ पे मैंने ये अंडरलाइन कर रखा है, ये आपका हाईलाइट कर रखा है। यहाँ से 2-3 अपना अल्प प्राण व्यंजनों याद करो और पेपर में जरूर लिख के आना, ये कि एग्जाम्पल के तौर पर या उदाहरण के तौर पर। ये देखो महाप्राण आ गया, वायु जो है ज्यादा मात्रा में निकलती है।
ये उदाहरण आ गए, इनमें से कोई भी एग्जाम्पल उठाओ 2-3 और लिख दो। नेक्स्ट है बेटा देखो स्वर तंत्रियों के आधार पर। नेक्स्ट जो ये नया आया है हमारे पास, वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां एक महत्वपूर्ण अवयव है। उच्चारण के समय जब फेफड़ों से बाहर, देखो नोट डाउन करो, फेफड़ों से बाहर आती हुई हवा इन स्वर तंत्रियों से टकराती है तो उनमें कंपन होता है, वाइब्रेशन। जिस तरह से फोन में वाइब्रेशन होता है, उसी तरह से जब हम कुछ व्यंजनों को बोलते हैं तो हमारे कंठ में वाइब्रेशन होता है, यानी एक प्रकार की झंकार उत्पन्न होती है। तो कंपन उच्चारण के मध्य स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच से हवा निकलती हवा के कारण होता है। इन व्यंजनों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, यानी स्वर तंत्रियों के आधार पर हम व्यंजनों को 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 घोष, दूसरा अघोष। ठीक है, उसी तरह से आप ग्राफ बना दोगे। घोष व्यंजन क्यों होते हैं, क्या होते हैं? स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने के कारण उनके बीच से निकलती हवा में कंपन होता है। आगे जो है घोष व्यंजनों की सूची दे रखी है, देखिए बेटा। हिंदी वर्णमाला में क, वर्ग आदि 5 वर्गों के अंतिम 3 व्यंजन, देखो क ख पहला और दूसरा हो गया, ग घ ड़। तो ग घ ड़ क्या है? ये सारे क्या हैं? इसको याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। ये क्या है? सारे घोष, यानी कोई भी जो, जैसे क वर्ग है, क वर्ग में तीसरा चौथा पांचवा जो वर्ण है ना, वो हमेशा घोष होगा। उसी तरह से च वर्ग में च छ पहला दूसरा हो गया, ज झ ण तीसरा चौथा पांचवा घोष होगा। इसी तरह से ट ठ जो है, ट पहला हो गया, ठ दूसरा हो गया, पहला दूसरा ट वर्ग में, और ड ढ ण ये हो गया हमारा तीसरा चौथा पांचवा, यानी कि तीसरा चौथा पांचवा जो वर्ण होगा हर एक लाइन में, वो क्या होगा? घोष। उनमें जो है कंपन अधिक होगा। ठीक है, इनमें क्या है? अघोष। इनमें क्या होगा? जो हमारी स्वर तंत्रियां हैं वो दूर रहती है और कंपन नहीं होता। सीधा सीधा लिख लो कि इनमें कंपन नहीं होता। बोलते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, अपनी लैंग्वेज में लिखो। और उनमें कंपन होता है और इनमें नहीं होता। तो जो हमारे बचे थे ना हर एक लाइन में, आगे के 2 अक्षर, वो सारे इसमें अघोष में आ जाएंगे। अघोष में आ जाएंगे। जो आगे के 2 पहला दूसरा नंबर था हर एक लाइन में, ये देखो पहला दूसरा था ना, क ख, क्या हो गया? ये अघोष। च छ भी पहला दूसरा था, अघोष हो गया। ये सारे समझ आ गया बेटा? समझ आ रहा है? हाँ, इसको बेटा अब बाद में ना वो रिपीट जरूर कर लेना, रिवाइज जरूर कर लेना। वैसे मैं ये डाल दूंगी वीडियो, देख लेना इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसमें आपको याद करना पड़ता है। मेन इसमें यही था इस वाली यूनिट में। अर्ध स्वर है, ठीक है बेटा, अर्ध स्वर है य और वा, ये आपको ध्यान रखना है। अर्ध स्वर मतलब आधा स्वर। अभी मैंने ऊपर बताया है क्यों है, क्योंकि इनमें जो है हमारा जो उच्चारण स्थान है जहां से हम बोलते हैं, वो जो है इतना भी नहीं टकराता, और जो हवा है वो भी सीमित मात्रा में निकलती है। तो इनको अर्ध स्वर बोला गया है। देखते हैं यह ध्वनि। यह ध्वनि उच्चारण के लिए पहले तो जीभ ई जैसी ध्वनि के लिए तैयार होती है। फिर एक प्रकार के ए जैसी ध्वनि आती है। जिह्वा का मध्य भाग उठकर कठोर तालु के बहुत पास आ जाता है। यह सघोष ए वृत्ताकार तालव्य ध्वनि है। ये हटा दो, इतना डीप में मत जाओ, इसको काट सकते हो। ठीक है, उदाहरण यम, व्यस्क, सुरम्य आदि। तो आपको याद ये रखना है कि जो अर्ध स्वर हैं वो य है और वह। ठीक है, आगे चलो। ड़ ध्वनि जीभ की नोक उलटकर जब तालु को, देखो ये गलत लिख रखा है, लातू को लिख रखा है, यहाँ पे आएगा तालु, इसकी जगह क्या आएगा? तालु। ड़ 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 ऊपर तालु को स्पर्श करती है तथा पीछे की ओर गिरती है तो उसका निचला भाग मूर्धा को छूकर यह ध्वनि उत्पन्न करता है। यह क्या है?
सघोष है, अल्प प्राण है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं ड ढ ल ध्वनि के। ठीक है, अब हम आएंगे मेन जो पॉइंट है हमारा नासिक के ध्वनियां। अगर कोई क्वेश्चन आया है व्यंजन में से तो बता दो मुझे, वही क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज मैं नासिक के ध्वनियां करा रही हूँ। नासिक का मतलब है नाक से निकलने वाली आवाज। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जो है नाक का प्रयोग किया जाता है तो वो नासिक के ध्वनियां कहलाती हैं। और इनको जो है स्वर यंत्र पार करने के बाद वायु इनको बोलने में दो भागों में बाहर निकलती है, मुख विवर से और नासिका विवर से, यानी मुंह से और नाक से। मुख विवर से निकलने वाली मौखिक ध्वनियां मानी जाती हैं। यदि वायु अंशतः मुख विवर से और अंशतः का मतलब क्या है, कुछ, यानी जो उच्चारण कर रहे हैं उसका कुछ भाग तो नाक से निकलता है और कुछ निकलता है मुंह से। देखो, कुछ भाग मुख से और कुछ निकलता है नाक से। तो इस प्रकार की ध्वनियां क्या बोलती हैं, मौखिक नासिक के ध्वनियां कहलाती हैं। ठीक है, अब देखो शुद्ध नासिक के ध्वनियां किसे कहते हैं। नंबर 1 ये हो गया हमारा इसमें। यदि वायु पूर्णतः नासिका विवर से निकले, यानी पूरी तरह जब नाक से निकलती है तो उनको शुद्ध नासिक के ध्वनियां कहते हैं। ये ज्यादा डीप में गया हुआ है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है अनुस्वार। अनुस्वार मैंने आपको बताया था, जो अंग की बिंदी है उसको ही अनुस्वार बोला जाता है। अंग, संग, व्यंजन, व्यंजन में अंग की बिंदी है वो अनुस्वार है। सदैव किसके बाद आता है, ये हमेशा स्वर के बाद आता है। ठीक है, अतः व्यंजन भी नहीं है, यह स्वर और व्यंजन के बीच आता है। ये देखो इसकी विशेषता है। नंबर 1 अनुस्वार की विशेषता ये है। नंबर 2 स्वर और व्यंजन के बीच आता है। और इसका एग्जाम्पल है ये। और कुछ अपनी तरफ से भी दे सकते हो। ठीक है, अर्थात तीसरा पॉइंट है इसका ये लिख सकते हो, स्वर, अनुस्वार और व्यंजन। अनुस्वार का मतलब है अंग की बिंदी। जैसे अ स्वर हो गया हमारा, प्लस अंग की बिंदी क्या हो गया हमारा, अनुस्वार हो गया, प्लस ग क्या हो गया हमारा, व्यंजन हो गया। समझ आ गया ये कैसे। ठीक है, नेक्स्ट है देखो अनुस्वार, सीधा सीधा अनुस्वार का मतलब है अंग की बिंदी, अंग, संग, ठीक है, नंगा, व्यंजन, हंस। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, सबसे पहले इसमें स्वर आता है, फिर अनुस्वार आता है। एक मिनट रुको, समझाती हूँ। अब इसमें आप बोलोगे, एक कंफ्यूजन देखती हूँ बच्चे उठाएंगे या नहीं इस क्वेश्चन को। देखती हूँ कौन बच्चा ध्यान से पढ़ रहा है। देखो, ये 3 वर्ड दिए गए हैं, ठीक है, और जब अनुस्वार की बात आती है तो वो अनुस्वार का क्रम ये होता है, सबसे पहले उसमें स्वर आता है, फिर अनुस्वार का मतलब होता है अंग की बिंदी, और फिर व्यंजन आता है। जैसे हम लिखेंगे हंस, ह अंग की बिंदी स, हंस। हंस में देखो अब स्वर क्या है, बताओ। स्वर, स्वर देखो, देखो सुनो 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 भाई। ए है जमा ए, तभी तो है बना। हर एक जो व्यंजन होता है उसमें ए अपने आप जुड़ा होता है। जमा अंग अनुस्वार है ये, और जमा स। तो अब इस क्रम को देखो, स्वर ये हो गया स्वर हमारा, अनुस्वार ये अंग की बिंदी हो गई, और व्यंजन हो गया स। ठीक है, तो इतना, बस इतना ध्यान रखो तुम कि जो अनुस्वार का मतलब है अंग की बिंदी। ठीक है, अनुस्वार का मतलब अंग की बिंदी, और अनुस्वार के एग्जाम्पल दे देना। क्वेश्चन पेपर में ही बहुत सारे मिल जाएंगे जिनके ऊपर अंग की बिंदी लगी होगी, वो सारे अनुस्वार होंगे। नेक्स्ट है अनुनासिक। अनुनासिक का सीधा सीधा मतलब है चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु जब कब होता है ये, जब हवा जो है नाक और मुंह दोनों से निकलती है।
ये इसके एग्जाम्पल है। आंख। इन दोनों में अंतर क्या है, अनुस्वार और अनुनासिक में? अनुस्वार क्या होता है? हाँ, अंग की बिंदी, जबकि अनुनासिक क्या है? अनुनासिक में चंद्र बिंदु है। यहां पर केवल अंग, नाक में कंपन होता है या नाक से ही हवा निकलती है, जबकि अनुनासिक में नाक जमा मुंह। समझ रहे हो? यहां से हवा निकलती है। आगे चलो। स्वर व्यंजन, स्पर्श व्यंजन ध्वनियां हैं जो हमने कर ली हैं कि स्पर्श ध्वनियां कौन सी होती हैं, वही यहां पर दी गई हैं। इनको आप एक एक एग्जाम्पल इनका कर लेना यहाँ से। अगला आता है हमारा हिंदी व्यंजनों के क्षेत्रीय रूप। जैसे मैंने बताया था, देखो आप में से 14-15 बच्चे हैं जो क्लास में हैं। क्षेत्रीय रूप, कोई बच्चा हरियाणा से है, ठीक है, कोई बच्चा है हरियाणा से, कोई है यूपी से, ठीक है, कोई यूपी में अलीगढ़ से होगा, कोई जो है मेरठ से होगा, कोई और कहीं से होगा, ठीक है, हो सकता है कोई बंगाली हो, ठीक है, हो सकता है कोई राजस्थानी हो। तो होता क्या है बेटा, जो ये ध्वनियां हैं, जो व्यंजन की ध्वनियां हैं, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग बोली जाती हैं। जैसे ल है, ले को हरियाणा में अड़ा बोलते हैं, बाड़क, बाड़, ऐसे ड़ा बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप अपना बताओ, कोई बताएगा ले को आप अपने क्षेत्र में क्या बोलते हैं, ले को या किसी और वर्ड को, बताओ। हाँ देखो, गुड। बिहार में ल को क्या बोलते हैं, र। तो ये क्या है, हैं? यही बोलते हैं ना, यही बोलते हैं ना, लड़की, गुड, लड़की, ल र की, गुड। अच्छा एग्जाम्पल बताया बच्चे ने, जो भी है। हिंदी व्यंजनों का ये क्षेत्रीय रूप है, यानी क्षेत्रीय, हम जिस जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उसमें जो है कुछ अलग व्यंजन होते हैं, जो अलग जो उनकी टोन होती है अलग रूप से बोले जाते हैं। जैसे लड़की बिहारी में र को ड़ को र बोलना, ठीक है बेटा। या नहीं बेटा, तुम ये यहाँ पर जो है ना ड़ को बोल रहे हैं हम, गुड़िया, जो भी जिसने भी आंसर दिया है, ड़ को हमने रा किया है ना, ना कि ला को रे। ला तो देखो एजिटीज है ना, तो यहाँ पर ड़ को र बोला गया है, तो ये बिहारी में क्षेत्रीय रूप है। इसी तरह से अन्य शब्द आप या अन्य वर्णों के एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे बंगाली में क्या बोलते हैं, अनुराग है, जैसे मैंने मतलब सीरियल में ही देखा है, बंगाली में जैसे अनुराग होता है, हम बोलेंगे अनुराग, तो वो क्या बोलते हैं, अ को अनुराग, अनुराग, ऐसा ही है ना, ओ की साउंड आती है उनके वहां। तो ये क्या है, क्षेत्रीय रूप है, ठीक है, क्षेत्रीय रूप है। तो यहाँ पर अलग अलग ध्वनियां दी गई हैं और उनके क्षेत्रीय रूप के बारे में बताया गया है। आप ला ध्वनि ले सकते हो, अभी एक बच्चे ने बताया अड़ा ले सकते हो, अड़ा को बिहारी में ये बोला जाता है। और यहाँ पे कुछ ध्वनियां उच्चरित हैं, जैसे णा को प्रणाम, प्रणाम, गुण, गुण, ऋण, ऋण। तो ये क्षेत्रीय बोली का रूप है। देखो अब क्या है, हरियाणवी मालवी आदि में नए ध्वनि नए रूप में उच्चरित होती है। जैसे मैंने बताया अपना, अपना, होना, होना, ठीक है। ये क्या है, क्षेत्रीय रूप, क्षेत्रीय, याद रखना है आपको, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्षेत्रीय रूप। अब देखो कुछ बोलियो जैसे ब्रज कन्नौजी में लय तथा डय के स्थान पर, देखो वही आ गया जो बच्चे ने एग्जाम्पल दिया था, लय या डय के स्थान पर रे की ध्वनि का उच्चारण होना। जैसे दुबला, दुबरा, झगड़, झगड़ का देखो अड़ा की जगह क्या आया, झगड़ो, ले की जगह यहाँ पे क्या आया, थाली की जगह थरिया, रे आ गया। तो ये क्या है,
क्षेत्रीय रूप हैं। ठीक है बेटा, आगे ऐसे ही है, देखो ले सकते हो आप एक एक एग्जाम्पल आगे। देखो ले की जगह रे का प्रयोग है यहाँ पे बिहारी में। मछली, मछरी, फल, फर। ठीक है, आप कोई भी दो भाषाएं उठा लो और उसमें से एग्जाम्पल ले लो। ये आपकी हो गई यूनिट खत्म। फोन भी कर सकते हो मुझे, और उसमें कमेंट में भी लिख सकते हो, मैं डाल दूंगी वीडियो। हाँ, अब जिस बच्चे को चैनल नहीं पता वो बताओ, लिखूं क्या मैं यहाँ पर? ठीक है, अभी लिखती हूँ। ठीक है बेटा, देखो जो चैनल का नाम है ना, ये टाइप करना जाके, DR अंजू पांचाल दृष्टि, DRISHTI। ठीक है, DR अंजू पांचाल दृष्टि। ठीक है बेटा, ये नंबर है मेरा 9711559127। वैसे इस पे जाओगे तो क्लिक करोगे ना इस पे जाके, तो आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी, हिंदी की भी और एजुकेशन की भी। जिन बच्चों के पास एजुकेशन है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ठीक है बेटा।